नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। रामायण पढ़ते पढ़ते ये ख्याल आया कि तुलसीदास जी ने जो अवधपुर की लौकिक सुंदरता का वर्णन किया है वो हमारे सिंगापुर से काफी मिलता जुलता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम जानेंगे सिंगापुर के इतिहास की कहानी, उसके बाद उसके विकास की कहानी और फिर आज का सिंगापुर। तो चलिए देखते हैं कैसे। 1299 की बात है। सुमात्रा के राजकुमार जिसका नाम था संग नीलाउतामा, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नी की इच्छा थी कि वो एक ऐसी जगह रहे जहां सिर्फ अपना राज्य हो। फिर क्या था, एक बड़ी सी जलयान लेकर, बहुत सारा धन और बहुत सारे आदमियों को लेकर वे जलयान से समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में समुद्री तूफानों ने उन्हें घेर लिया। जलयान को डूबते देखकर उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि जलयान को खाली किया जाए, परंतु एक बुजुर्ग ने सलाह दिया कि राजकुमार अपना मुकुट समुद्र में फेंक दे। नीलाउतामा ने ऐसा ही किया। उसने अपना मुकुट उतारकर समुद्र में फेंक दिया। चमत्कारिक रूप से तूफान शांत हुआ। तब जलयान एक द्वीप पर रुका। सबने उतरकर वहां विश्राम किया। रात्रि में संग नीलाउतामा ने देखा 2 चमकती हुई आंखें। उन्होंने उसका पीछा किया। पीछा करते करते देखा वो शेर समुद्र में जाकर कूद गया। यह देखकर सब हैरान हुए। तब संग नीलाउतामा ने कहा, यह खूबसूरत जगह ही वह जगह है जहां मेरी पत्नी पसंद करेगी, और इसलिए उस जगह का नाम उन्होंने सिंगापुरा रख दिया, क्योंकि सिंह और पुरा, सिंह मतलब शेर और पुरा मतलब नगरी, तो उन्होंने सिंगापुरा नाम रख दिया। उसे लायन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तभी से उस शहर का नाम सिंगापुर पड़ गया। बाद में सन 1819 में थॉमस स्टैमफोर्ड राइफल्स ने आधुनिक सिंगापुर की स्थापना की। कुछ समय तक यह देश ब्रिटिश और जापान के शासन के अधीन था। 1963 तक यह देश मलेशिया के अधीन था। बाद में 2 साल बाद वैचारिक मतभेदों के कारण इसे मलेशिया से अलग कर दिया गया। 1965 में यह संपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। आरंभ में यहाँ के लोगों ने काफी कष्ट सहे। ब्रिटिश और जापान वालों ने काफी अत्याचार भी किए। तब यहाँ के एक युवा राष्ट्र नेता जिनका नाम था ली क्वान यू, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग भूखों मर रहे हैं, तो उन्होंने एक कदम उठाया, लोगों को इकट्ठा किया, कुछ भाषण दिए, उन्होंने खेती करना शुरू किया। परंतु यहाँ की मिट्टी बलुई मिट्टी है, तो खेती यहाँ नामुमकिन था, कोई भी फसल उगाना यहाँ नामुमकिन था। तब उन्होंने मछली पकड़ना और मछली का व्यापार करना शुरू किया। आरंभ में उन विदेशी लोगों ने यहाँ के लोगों को अफीम की आदत डाल दी, तो अफीम की इच्छा के पूरी करने के लिए इन्हें विदेशों की तुलना भी करनी पड़ती थी। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। बहुत से ऐसे फल जैसे रंबुटान, डुक्कू, डोरियन, ये सब फल यहाँ ज्यादा हुआ करते थे, तो उसका व्यापार भी इन लोगों ने शुरू किया विदेशों से। धीरे धीरे अलग दूसरे देशों के व्यापारी भी आने लगे, जो जैसे चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, यहाँ के लोग भी आने लगे। श्रीमान ली ने विदेशी कंपनियों को व्यापार करने में टैक्स में छूट दिया। इससे विदेशी व्यापारी आने लगे। इससे आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। आरंभ में पीने की पानी की समस्या काफी थी। हालांकि यह द्वीप चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, फिर भी पीने की पानी के लिए इन्हें मलेशिया से मांगना पड़ता था। परंतु कुछ दिनों के बाद इन्होंने उसका भी उपाय सोच लिया। एक बड़ा सा जलाशय बनाया और मशीनों द्वारा समुद्र के पानी और गंदे पानी को शुद्ध करके सारे घरों में पहुंचाया जाने लगा। उसके बाद HDB आई, झुग्गी झोपड़ियों को पक्के मकानों में बदला गया। लोगों को जीवन की सारी सुविधाएं प्रदान की गई।
शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ। इससे देश समृद्ध होता गया। यहाँ की जनता ने सरकार का साथ दिया, सरकार द्वारा बनाए गए कड़ी नियमों का पालन किया। यही कारण है कि यह देश समृद्ध और विकासशील है। आज पूरे संसार में इस देश का नाम होता है। इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है। सबने मिलकर देश को सर्वोत्तम, समृद्ध एवं विकासशील बना दिया है। उसमें सबसे अधिक योगदान ब्रिटिश, चीन, मलेशिया और भारत का रहा है। इसलिए इन चारों देशों के एक एक भाषा को सिंगापुर में राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। यही नहीं, इन्हें सरकारी विद्यालयों और सरकारी दफ्तरों में इन्हें नौकरियां मिली। जब इन्होंने देखा कि सिर्फ पुरुष वर्ग पर्याप्त नहीं है दफ्तर के कामों के लिए, तो महिलाओं को भी आगे बढ़ाया गया ताकि वे आगे बढ़कर देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाएं। फिर क्या था, सबने मिलकर देश को सफलता की कगार पे पहुंचा दिया। 1960 तक वहां की जनसंख्या 1.646 मिलियन थी, जो कि 2024 में बढ़कर 6.037 तक हो गई। इतना ही नहीं, इन चारों देशों के लोगों को यहाँ की नागरिकता मिली। अब यह विश्व का सबसे अमीर, विकसित और खुशहाल देश है। आज जब मैंने रामायण का वह भाग पढ़ा जहाँ श्री राम जी ने अवधपुर का वर्णन किया है कि वहाँ के लोग कितने खुशहाल थे और राम राज्य जहाँ चल रहा था, तो वह इस देश से काफी मिलता जुलता है। आइए हम देखते हैं कैसे। तुलसीदास जी अवधपुर की सुंदर नगर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मनिति पराजहि भवन भ्राजहि देहरी विद्रुमरचि मणिकाम्ब बीति बिरंच बिरचि कनक मणि मरकत खची सुंदर मनोहर मंदरायतन अजिर रुचिर पटिक रचे प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वस्त्र नहीं खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मोमों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं, मणियों के दरवाजे रत्नों के खंभे हैं, मरकत मणियों से यानी पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसे सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर व विशाल है, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए मतलब नक्काशी किए हुए हीरों से जड़े हुए मड़ियों से सजे हुए दरवाजे हैं। आइए देखते हैं सिंगापुर में क्या है। ऊंची ऊंची इमारतें जिसमें शीशे की तरह चमकती हुई दीवारें, दरवाजों की जगह शीशे लगे हुए हैं, पारदर्शी व स्वयं खुलने वाले दरवाजे हैं। ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर जगह लिफ्ट लगे हुए हैं। इन इमारतों की सफाई निरंतर किया जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, चारु चित्रशाला गृह प्रति लिखे बनाए रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले चुराए। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के सुंदर चित्र संवार कर अंकित किए हुए हैं। जब मुनि देखते हैं तो उनका मन मोह लेते हैं। और इसी तरह सिंगापुर में क्या है, घर घर में लोगों ने सुंदर चित्र लगा रखे हैं। सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। वे अपने अपने दरवाजे पर अपने धर्म चिन्ह लगा रखे हैं जो देखने वालों के मन को मोह लेते हैं। आइए एक झलक देखते हैं।
वे अपने अपने धर्मों के अनुसार पूजा पाठ भी करते हैं। कोई भी त्योहार या उत्सव सब मिलकर एक साथ मनाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमन वाटिका सबही लगाए, विविध भांति कर जतन बनाए, लता ललित बहु जाति लगाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। मतलब सभी लोगों ने पुष्पों की वाटिकाएं जतन करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों की ललित लताएं सदा बसंत की तरह खिलते रहते हैं। सिंगापुर में क्या है, सभी लोग अपने अपने घरों व आसपास की जगहों को यत्न करके संवार कर रखते हैं। हर मौसम में हर प्रकार के फल फूल व सब्जियां मिलती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर, नाना खग बाल कन्हई जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए, राज दुआर सकल विधि चारु, बीथी चौखट रुचिर बजारू। अर्थात भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार के सुंदर वायु बहती है। बालकों ने कई प्रकार के पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। और सिंगापुर में यद्यपि धरती की भूमध्य रेखा पर स्थित देश गर्म देश है, तथापि तीनों प्रकार के शीतल मंद व सुगंधित वायु बहती रहती है। समुद्र के किनारे बसा होने के कारण यह देश हर मौसम में तापमान एक सा रहता है तथा प्राकृतिक आपदाओं से भी बचा रहता है। सभी तरह के पशु पक्षियों के लिए अलग अलग सुरक्षित स्थान है जहाँ इनकी सेवा व देखभाल होती है। लोग इन्हें देखकर खुश होते हैं। कोई पशु पक्षी सड़कों पर नहीं दिखते। हाँ, कुत्ते अवश्य दिखाई देते हैं जो लोग अपने साथ ही लेकर चलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बाजार रुचिर न बनाई बरनत, वस्तु भी नगत पाइये, जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा कित गाइये, बैठे बजाज सर्राफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी से सुजरट ते। कहते हैं, सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। यहाँ वस्तुएं बिना मूल्य के मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हैं, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे कोई करे। बजाज कपड़े का व्यापार करने, सर्राफ वणिक आदि बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं जैसे कुबेर स्वयं आकर खड़े हों। सभी स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े और सभी सुखी सदाचारी और खुशहाल हैं, सुंदर हैं। किसी को कोई रोग नहीं है, किसी को किसी से राग द्वेष नहीं है। सब एक दूसरे से खुश हैं और यही हमारे सिंगापुर में है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, बहुमंजिली तथा आधुनिक उपकरणों से सजी दुकानें, जहाँ पर हर प्रकार का भोजन, स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और सबको मिलते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वह कोई राजा हो, मंत्री हो या एक मजदूर, सब बराबर हकदार हैं। हाँ, अपने कर्म के अनुसार अमीर गरीब अवश्य हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत कड़ी है जो सबके लिए समान है। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं है। कोई किसी के चक्कर में नहीं रहता, न किसी से राग द्वेष है, न किसी से क्रोध। शहर का सबसे महत्वपूर्ण जगह जो मरीना बे सैंड्स के नाम से जाना जाता है। सभी बालक बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। यहाँ शिक्षा व्यापार नहीं अपितु एक आवश्यकता है। अध्यापकगण सभी बालक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जगह जगह पुस्तकालय तथा शिक्षा संबंधी वस्तुएं उपलब्ध हैं।
साथ ही बाल गोपालों के लिए जगह जगह पर शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल के मैदान बनाए हुए हैं। सभी वयस्क नागरिकों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना भी अनिवार्य है। सभी को धनोपार्जन आवश्यक है। बड़े बुजुर्गों की देखभाल व सेवा चिकित्सा की व्यवस्था अलग से है। जगह जगह पर उनके व्यायाम की व्यवस्था है तथा समय समय पर सामाजिक गतिविधियों का आयोजन होता रहता है ताकि वे स्वस्थ व सुखी रहें। युवा वर्ग के स्त्री पुरुष सभी काम करते हैं। चारों वर्गों के सुंदर बाजार हैं जहाँ स्थानीय व विदेशी वस्तुएं बिना किसी भेदभाव की सुगमता से मिल जाती हैं। बड़े बड़े वातानुकूलित कार्यालय, स्वचालित सीढ़ियां, लोगों की सुविधा के साधन, जगह जगह छोटी बड़ी दुकानें जहां रोजमर्रा की हर वस्तुएं बहुत अधिक मूल्य में मिलती हैं। आइए एक झलक देखते हैं। यहाँ चोरी नहीं होती, परंतु फिर भी हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। हर दरवाजे पर, हर घर में कैमरे लगे हुए हैं। सर्वत्र आधुनिक उपकरणों का प्रयोग होता है जिससे जीवन के हर क्षेत्र में जनता को सुख सुविधा मिले। जहाँ लोग सरकार की बात दिल से मानते हैं वहाँ तो लोग सुखी रहेंगे ही। आइए एक झलक और देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, उत्तर दिश सरजू बहा निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर, राजपाट सब विधि सुंदर बर, मज्जई तहाँ बरन चारि हुनर, तीर तीर देवन के मंदिर, चौदिश तिनके उपवन सुंदर। अर्थात नगर के उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल व गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। नदी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन है। और सिंगापुर में शहर के चारों ओर समुद्र है, अपनी तेज लहरों के साथ इंसान के दुखों को बहा ले जाता है, जिसका जल खारा व गहरा है। कई जगह मनोहर घाट बने हुए हैं जहाँ सभी जाति सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर पिकनिक मनाते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। तट पर कहीं भी कीचड़ या गंदगी नहीं है। समुद्र के किनारे किनारे सैर करने के लिए साफ सुथरी सड़कें बनी हैं। स्त्री और पुरुष बच्चे सभी मिलकर अपने अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कोशिलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखी नगर विराग बिसरावही। अर्थात नारद और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम के दर्शन के लिए अवधपुर आते रहते हैं। नगर की शोभा देखकर वैराग्य भूलकर मोह में पड़ जाते हैं। और सिंगापुर में क्या है, कई देशों के लोग यहाँ भ्रमण करने आते रहते हैं और नगर की शोभा देखकर चकित रह जाते हैं। शहर की सुंदर चित्र अपने कैमरों में बंद करके ले जाते हैं। यहाँ के यातायात के नियमों का पालन सख्ती से होता है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। हर प्रकार के वाहन अपनी सीमा में चलते हैं। जो भी नियम है सबके लिए एक समान है। सभी लोगों को हर जगह जाने की स्वतंत्रता है। आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये सब आसानी से कैसे हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग सामाजिक व कानूनी नियमों का पालन करते हैं। सब जगह कतार में चलते हैं।
कहीं धक्का मुक्की नहीं है। हाल ही में हमने यानी सिंगापुर ने अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई। एक झलक। मैं एक भारतीय हूँ, भले अब सिंगापुर की नागरिक हो गई हूँ, परंतु अब भी दिल वही है। आप सभी भारतीयों से निवेदन है कि आप लोग अपने देश की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार का साथ दें। तो वह दिन दूर नहीं जब भारत भी एक समृद्धशाली व अमीर देशों में गिना जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रकट करिए। ऐसे ही और मनोरंजक वीडियो के लिए, मनोरंजक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।